हेलो विद्यार्थियों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के भौतिक प्रदेशों की। हमने पहला जो चैप्टर था वो देखा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का सामान्य परिचय। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात कर रहे हैं एक अलग टॉपिक की, और वो है भारत के भौतिक प्रदेश। और भौतिक प्रदेश इज मीन्स ये क्या कहलाते हैं, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। यदि आप बात करोगे तो इसको किस नाम से जानते हैं, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के भौतिक प्रदेश। अब इस मैप में आपको भारत के भौतिक प्रदेश दिखाई दे रहे होंगे, और वो भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। एक तो हिमालयन रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा, अर्थात हिमालयी क्षेत्र। आपको ये हिमालयन रीजन दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कि जो हिमालयी क्षेत्र है। दूसरा आपको दिखाई देगा यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन। सेकंड जो फिजिकल डिवीजन है इंडिया का वो कौन सा है, नॉर्दर्न प्लेन। थर्ड जो पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा वो कौन सा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, अर्थात प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। थर्ड यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। फोर्थ आपको दिखाई देगा यहाँ पर कोस्टल प्लेन। और कोस्टल प्लेन कहने का तात्पर्य किन से लिया जाता है यहाँ से, कि तटीय मैदान। कोस्टल प्लेन मीन्स तटीय मैदान। आपको पांचवी जो फिजिकल संरचना दिखाई देगी वो कौन सी है आपके सामने, यहाँ पर द्वीप और द्वीप समूह। पांचवी आपके सामने जो संरचना दिखाई देगी वो कौन सी है, द्वीप और द्वीप समूह। जो पांचवी संरचना आपके सामने वो है द्वीप व द्वीप समूह। देखो जनरली काफी सारी बुकों में जो ये पार्ट दे रखा है आपका कि थार डेजर्ट वाला हिस्सा है, इसको 6 नंबर दे रखा है यहाँ पे, अर्थात जो छठवा जो फिजिकल डिवीजन दे रखा है वो कौन सा दे रखा है उन्होंने, कि मरुस्थलीय क्षेत्र को एक अलग से डिवीजन कर रखा है। जनरली आपको 5 दिखाई देंगे, क्योंकि जो लूणी का मैदान है उसके अंतर्गत ही मरुस्थलीय मैदान को सम्मिलित कर दिया जाता है। फिर भी अगर आपको ऑप्शन में 5 या 6 दी तो आपको 6 को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि ये भी एक अलग अपनी भौतिक विशेषताएं रखता है। वो कौन सी भौतिक विशेषताएं, उनको देखिए आप। देखिए सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र जो पहला नंबर का भौतिक प्रदेश है। उसके बाद यदि मैं दूसरे नंबर के भौतिक प्रदेश की बात करूं तो वो कौन सा हो जाएगा, उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। यदि मैं तीसरे भौतिक प्रदेश की बात करूं तो यहां पर आपके सामने क्या हो जाएगा, भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश। यदि मैं चौथे भौतिक विभाजन की बात करूं यहां पर, तो चौथा कौन सा आ जाएगा आपके सामने यहां पर निकल के, कि प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। यदि मैं पांचवें क्षेत्र की बात करूं तो आपके सामने यहां पर कौन सा है, तटीय मैदान, जिसे कि आप कोस्टल प्लेन के नाम से भी जानते हो। यदि मैं छठी संरचना की बात करूं तो विभिन्न द्वीप व द्वीप समूह। ये मेजरली जो भारत का फिजिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है उस क्लासिफिकेशन को हम 6 टाइप से पढ़ते हैं। और वो 6 टाइप कौन कौन से, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र और द्वीप व द्वीप समूह। अर्थात इनको हमें क्या पढ़ना है, बारीकी से पढ़ना है। और ज्यादातर जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन सा पॉइंट है उनको भी आप एक बार हाईलाइट कर लीजिए, कि एक तो हिमालयी क्षेत्र है, वो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा आपसे पठारी क्षेत्र, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इनसे आपसे प्रश्न ज्यादातर बेसिकली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि पठारी क्षेत्र कौन सा है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा है, उसके बाद हम देखें हिमालयी क्षेत्र कौन सा है। तो इन सब का हम एक अलग अलग तरीके से पूर्णतः वर्गीकरण पढ़ेंगे। और साथ ही सबसे पहले जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं इनको क्रम वाइज पढ़ना है हमें, कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, तटीय मैदान, द्वीप और द्वीप समूह। इसी क्रम में सबसे पहले क्या पढ़ना है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। तो हमारा जो पहला बिंदु यहाँ पर निकल के आ जाएगा हिमालय पर्वतीय श्रृंखला। अब हिमालय
तो हिमालय आपको पता होना चाहिए कि हिमालय की जो बेसिक स्ट्रक्चर कैसी है। तो हिमालय की यदि मैं बात करूं यहाँ पर कुछ भौतिक विशेषताओं की, तो हिमालय में आपको पता है कि हिमालय की भौतिक विशेषताओं में क्या क्या चीज़ें हैं। आपको यहाँ हिमालय की जो कुल क्षेत्रफल की यदि मैं बात करूं, कुल क्षेत्रफल, तो आपको यहाँ पे पता है कि हिमालय लगभग 5.3 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में होकर फैला हुआ है। अर्थात हम हिमालय के अंतर्गत कुछ श्रेणियों को पढ़ते हैं, जैसे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये संपूर्ण क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा? हिमालय के नाम से जाना जाएगा। उसके अंतर्गत जितनी भी जो श्रृंखलाएं आती है वो अलग से हैं, उनकी जो भौतिक विशेषताएं हैं वो अलग हैं, तो उनको हमें अलग तरीके से पढ़ना है। यदि मैं ओवरऑल हिमालय की बात करूं, तो हिमालय का आपको पता है कि कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग 5.3 लाख वर्ग किलोमीटर में होकर केवल और केवल क्या फैला हुआ है? हिमालय फैला हुआ है। यदि मैं बात करूं कि यह किन किन देशों में पाया जाता है, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि इसका जो विस्तार है वो भारत में भी है, साथ के साथ ही आपको पता है कि ये चीन में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, साथ के साथ ही आपको पता है इसका विस्तार नेपाल में भी है। तो अर्थात इन देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। साथ ही साथ आपको पता है कि इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? भूटान में भी पाया जाता है हिमालय का विस्तार। इसका मतलब क्या है कि हिमालय काफी वृहद रूप से फैली हुई एक भौतिक विशेषताओं के साथ में ऐसी संरचना है जिसका विस्तार लगभग कई राज्यों में अर्थात कई देशों में फैला हुआ है। यदि मैं कुल इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करूं, तो आपको ओवरऑल ये तो पता है कि हिमालय की जो कुल लंबाई है, तो लंबाई कितनी है? ओवरऑल 2400 किलोमीटर है। कुल यदि मैं लंबाई की बात करूं, तो कुल लंबाई हमारे सामने क्या निकल के आएगी यहाँ पर कि 2400 किलोमीटर। साथ ही में यदि इसकी चौड़ाई की बात करूं, तो चौड़ाई आपको पता है कि चौड़ाई की यदि मैं विशेषताओं की बात करूं, तो चौड़ाई एक तो पश्चिमी भाग में चौड़ाई इसकी ज़्यादा होगी और एक पूर्वी भाग में इसकी चौड़ाई कम होगी। देखिए कि यह पश्चिमी भाग में ये लगभग 500 किलोमीटर चौड़ाई में भी फैला हुआ मिल सकता है और पूर्वी भाग में कितना? 200 किलोमीटर लंबाई में भी चौड़ाई में फैला हुआ मिल सकता है। देखो जिस प्रकार हिमालय का निर्माण हुआ उस क्रम में हम देखें तो सबसे पहले आपको पता है कि जो पश्चिमी भाग था उस पश्चिमी भाग का निर्माण हो रहा था। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण जो पॉइंट निकल कर क्या आ रहा है यहाँ पे कि जिस भाग की चौड़ाई सबसे ज्यादा है वो कौन सा है? पश्चिमी भाग है। जिस भाग की चौड़ाई सबसे कम है वो कौन सा है? पूर्वी भाग है। इसके विपरीत पूर्वी भाग अर्थात हिमालय के पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक है और चौड़ाई उसकी क्या है? कम है। देखिए ये हिमालय का जो पूर्वी भाग रहेगा, इस पूर्वी भाग की ऊंचाई अर्थात हाइट, ये हाइट क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। लेकिन यदि मैं पश्चिमी भाग की हाइट की बात करूं, तो इसकी जो हाइट रहेगी वो क्या रहेगी? यहाँ पे कम रहेगी। हाइट क्या रहेगी? यहाँ पे कम रहेगी, तुलनात्मक रूप से कम रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही कम रहेगी, कि पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग की जो ऊंचाई है वो क्या रहेगी? कम रहेगी। यहाँ पर यदि मैं बात करूं इसकी औसत ऊंचाई की, तो ओवरऑल यदि मैं एवरेज हाइट की बात करूं यहाँ पे कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है, तो लगभग 6000 मीटर संपूर्ण हिमालय की क्या है यहाँ पे? औसत ऊंचाई है। यदि मैं चट्टानों की बात करूं, तो यहाँ पर अवसादी चट्टानों के रूप में हिमालय पाया जाता है। अवसादी चट्टानों के रूप में, अवसादी चट्टानों के रूप में हिमालय में चट्टानें पाई जाती हैं। कुल क्षेत्रफल की बात करूं तो लगभग 5.3 लाख वर्ग किलोमीटर में होकर ये फैला हुआ है। साथ ही मैं कहूँ कुल कितने देशों में फैला हुआ है, तो भारत में भी है, हल्का फुल्का पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, चाइना का भी थोड़ा बहुत पोर्शन है, तिब्बत भी रीजन पड़ रहा है वहाँ पे जो ऑटोनोमस क्षेत्र है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है। कुल यदि मैं उसके बाद बात करूं यहाँ पे कुल लंबाई की, तो इसकी पूर्व से पश्चिम तक कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर पाई जाती है। साथ ही में ऊंचाई की बात करूं तो ऊंचाई पूर्वी भाग की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से ज्यादा है और पश्चिमी भाग की ऊंचाई क्या है? तुलनात्मक रूप से कम है। इन चीजों का ध्यान रखना है। साथ ही यदि मैं कहूं चौड़ाई,
तो हिमालय कहीं कहीं आपको 500 किलोमीटर लंबा चौड़ा दिखाई देगा, और कहीं कहीं हिमालय की जो चौड़ाई कितनी है, 200 किलोमीटर की है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्वी भाग की तरफ हिमालय की चौड़ाई कम है, तुलनात्मक रूप से ऊंचाई ज्यादा है। यदि मैं पश्चिमी भाग की तरफ की बात करूं तो पश्चिमी भाग की तरफ जो ऊंचाई है वो कम है लेकिन चौड़ाई ज्यादा है, ये देखिए। उसके अलावा इसकी जो एवरेज चौड़ाई की बात करें, एवरेज ऊंचाई की बात करूं, तो हिमालय की एवरेज ऊंचाई आपको 6000 मीटर तो मिनिमम दिखाई देगी। साथ ही में बात करूं कि ये अवसादी चट्टानों से निर्मित है। जितनी भी जो हिमालय के अंतर्गत जो चट्टानें पाई जाती है वो अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। साथ ही यदि मैं भारत की बात करूं कि भारत के किन किन राज्यों में हिमालय फैला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन राज्यों में फैला हुआ है। पंजाब हुआ, हिमाचल हुआ, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर हुआ, लद्दाख हुआ, जो कि अलग अलग हो गए। उसके साथ साथ ही आपको यहाँ पता होना चाहिए कि सिक्किम है, सिक्किम के साथ साथ ही थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। उसके बाद उधर आप असम में जाओगे, मेघालय में जाओगे, अरुणाचल प्रदेश में जाओगे, त्रिपुरा में जाओगे, मिजोरम में जाओगे, यहाँ तक कि कुछ अंश अंडमान निकोबार द्वीप तक भी आपको दिखाई देंगे। तो हिमालय के यदि अपन ओवरऑल विस्तार की बात करें तो 5.3 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। इसका जो पश्चिमी भाग है उसकी चौड़ाई ज्यादा है, पूर्वी भाग की चौड़ाई कम है। पश्चिमी भाग की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से कम है और पूर्वी भाग की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। कुल चौड़ाई की बात करूं मैं तो लगभग कहीं कहीं 500 किलोमीटर चौड़ाई में मिलता है, कहीं कहीं ये लगभग 200 किलोमीटर की चौड़ाई में मिलता है। पूर्वी भाग की तरफ ये वर्षा ज्यादा प्राप्त करता है और पश्चिमी भाग की तरफ वर्षा कम प्राप्त करता है। चट्टानें कौन सी पाई जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग इसमें सभी जगह अवसादी चट्टानें पाई जाती है। औसत ऊंचाई कितनी है तो 6000 मीटर इसकी क्या है, एवरेज ऊंचाई है। साथ ही किन किन देशों में फैला हुआ है तो वो आपके सामने कि नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और भारत में इसका कुल जो विस्तार पाया जाता है। फिर यदि मैं बात करूं कि इस हिमालय श्रृंखला के अंतर्गत हमें किन किन चीजों को पढ़ना है, तो हिमालय के अंतर्गत हम यदि पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको हिमालय के यदि अपन विस्तार की बात करें कि हिमालय बनने के क्रम में कौन कौन सी चीजें हमारे सामने आती है, तो यहाँ आपको इन सब चीजों के बारे में देखने को मिलेगा कि सबसे पहले हिमालय में निर्माण हुआ ट्रांस हिमालय का। कौन से हिमालय का, ट्रांस हिमालय का। उसके बाद निर्माण हुआ महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद में आपको दिखाई देगा शिवालिक हिमालय। अर्थात ये 4 हिमालय आपको दिखाई देंगे बनने के क्रम में, अर्थात कौन बाद में बना और कौन पहले बना। जब यूरेशियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से टकरा रही थी तब उस समय हिमालय का निर्माण हुआ, और इस हिमालय के निर्माण के बनने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट रहे, किस हिमालय का निर्माण सबसे पहले हुआ और कौन से हिमालय का निर्माण सबसे बाद में हुआ। तो सबसे पहले जिस हिमालय का निर्माण हुआ वो कौन सा है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद आपको एक हिमालय देगा जो सतत रूप से फैला हुआ है, महान हिमालय। उसके बाद एक और हिमालय होगा जिसको कि आप लघु हिमालय के नाम से जानते हो, और एक और हिमालय दिखाई देगा जिसे आप शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हो। देखिए यहाँ पे कि इस हिमालय का जो बाइफर्गेशन है वो किन रूपों में किया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ समझने की कोशिश करिए कि हिमालय का जो वर्गीकरण है वो किस रूप में किया गया है। देखिए सबसे पहले इस श्रृंखला का निर्माण हुआ, जो कौन सी श्रृंखला है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद इसके ही पैरेलल एक समानांतर श्रृंखला का विकास हुआ, और वो कौन सी हिमालय की श्रृंखला आपको एकांतर रूप से दिखाई देगी। वो कौन सा हिमालय है, महान हिमालय। कौन सा हिमालय है वो, महान हिमालय। आपको ऊपर जो संरचना दिखाई दे रही है ये कौन सा हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय। उसके बाद आपको एक और हिमालय की श्रृंखला दिखाई देगी, लेकिन वो इस सतत रूप में ना फैलकर वो टुकड़ों में टूटी हुई है, जैसे इस रूप में टूटी हुई मिलेगी आपको, और उस हिमालय को कहा जाता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इस हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, या मध्य हिमालय। अब मध्य का क्यों है, क्योंकि वो ट्रांस हिमालय का निर्माण पहले हो चुका। अब आपके सामने कौन कौन से हिमालय दिखाएंगे, महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। उसके बाद आपको एक टुकड़ों में टूटा हुआ हिमालय और दिखाई देगा,
उस हिमालय को नाम किस नाम से जानते हो आप? शिवालिक हिमालय के नाम से आप जानते हो। इस शिवालिक हिमालय का निर्माण, जोग्राफर्स का ये मत है कि महान हिमालय के टूटने से ही किसका निर्माण हुआ है, यहाँ पे शिवालिक हिमालय का निर्माण संभव हो पाया है। यदि मैं बात करूं कि हिमालय का निर्माण होने के क्रम में किस रूपों में इनका निर्माण हुआ है और उस प्रक्रिया का जो प्रक्रिया रही थी, उसको समझने के लिए हमें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इन्हीं सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए, जब यहाँ पर यूरेशियन प्लेट, अब इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आकर टकरा रही है, अब टकराने के क्रम में सबसे पहले जिस हिमालय का निर्माण होगा, तो जितनी इंटेंसिटी के साथ वो प्लेट आकर टकराएगी, उतनी इंटेंसिटी से बड़े बड़े हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण पॉसिबल हो पाएगा। अब इस क्रम में जैसे ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय के साथ साथ ही आपको पता है कि यहाँ बीच में एक गहरी खाई दिखाई देगी आपको। जैसे ट्रांस हिमालय के बाद आपको एक गहरी खाई देगी और उसके बाद आपको महान हिमालय दिखाई देगा। उस गहरी खाई को किस नाम से जाना जाता है? ITSZ के नाम से उसे जाना जाता है कि इंडो तिब्बतन सूचर जोन। जब मतलब कि ट्रांस हिमालय और इस महान हिमालय के बीच में एक गहरी खाई दिखाई देगी, उस खाई को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे ITSZ के नाम से जाना जाता है, कई बार आपसे पूछा जाता है। साथ ही यदि आप महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच आओगे तो आपको एक और गहरी खाई देखने को मिलेगी, और वो गहरी खाई कौन सी है? तो वो गहरी खाई आपको पता है MCT अर्थात मैन सेंट्रल थ्रस्ट। अगली जो आपको गहरी खाई दिखाई देगी वो कौन सी है? मैन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद आपको एक और गहरी खाई दिखाई देगी, और वो गहरी खाई किन किन के बीच में दिखाई देगी? शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में आपको जो गहरी खाई दिखाई देगी उसे किस नाम से जाना जाता है? MB और T के नाम से, अर्थात मैन बाउंड्री थ्रस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? इस श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपको पता है प्लिस्टोसीन काल में उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हो गया, और इनके बीच में जो गहरी खाई दिखाई देगी आपको, किन के बीच में? उत्तर के विशाल मैदान और शिवालिक हिमालय के बीच में, उसे कहा जाता है HHF अर्थात हिमालयन फ्रंटल फोल्ट के नाम से उसे जाना जाता है। अब यहाँ पर वापस से समझिए कि ये मान लेते हैं कि ट्रांस हिमालय है। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय के बीच में आपको यहाँ पर एक गहरी खाई दिखाई देती है, और उस गहरी खाई को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे उस गहरी खाई को नाम से जाना जाता है ITSZ के नाम से। फिर आपको वापस से एक और हिमालय दिखाई देगा यहाँ पे, और वो कौन सा हिमालय है? महान हिमालय। कौन सा हिमालय? यहाँ पे महान हिमालय। और इस महान हिमालय और इसके बीच में आपको एक और खाई दिखाई देगी, और इस खाई को किस नाम से जाना जाता है? MCT के नाम से, इसे ITSZ के नाम से। फिर आपको एक और खाई दिखाई देगी जिसे किस नाम से जाना जाता है? MBT के नाम से। फिर यहाँ पे आपको उत्तर का जो विशाल मैदान रहेगा, और उनके बीच में आपको एक और खाई दिखाई देगी जिसे किस नाम से जाना जाता है? HHF अर्थात हिमालयन फ्रंटल फोल्ट के नाम से उसे जाना जाता है। देखिए, यहाँ समझाने का मतलब यह है कि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में एक गहरी खाई दिखाई देती है, और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा कि ITSZ, MCT, MBT और HHF। तो आपको क्या बताना है कि ITSZ। फिर महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में एक गहरी खाई पाई जाती है जिसे किस नाम से जाना जाता है? मैन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर यदि मैं कहूँ कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में एक और गहरी खाई पाई जाती है जिसे किस नाम से जाना जाता है? MBT के नाम से जाना जाता है। फिर मैं यदि बात करूँ यहाँ पे कि MBT और उसके बाद में जो HHF अर्थात शिवालिक हिमालय और उत्तर के विशाल के मैदान के बीच में एक गहरी खाई दिखाई देती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे उसको जाना जाता है HHF के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये सारी चीजें। उसके बाद आपको यहाँ पर इनका पता होने के साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ट्रांस हिमालय श्रृंखला है वो ट्रांस हिमालय किन किन रूपों में पाई जाती है। ये तो आपने मोटा मोटा ये देखा है कि भाई इनके बीच में जो गहरी खाई पाई जाती है
उस गहरी खाई का आपने वर्गीकरण किस रूप में कर रखा है या फिर क्या नाम रख रखे हैं आपने। तो आपके सामने हिमालय का जो हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था, और वो पहला पॉइंट क्या था, वो पहला पॉइंट ये था कि हमें पहले ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, और उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांस हिमालय, और उस ट्रांस हिमालय में भी हम सबसे पहले देखेंगे इस ट्रांस हिमालय का भी कई तरीके से वर्गीकरण किया गया है। अब वो क्यों किया गया है, क्योंकि ट्रांस हिमालय एक सतत रूप में नहीं पाया जा रहा है यहाँ पे। जैसे ये भी किन रूपों में पाया जा रहा है, ये टुकड़ों में पाया जा रहा है। ऐसे किस रूप में पाया जा रहा है, ये टुकड़ों में। ट्रांस हिमालय, जिसको कि पार हिमालय के भी नाम से जाना जाता है, महान हिमालय के बाद की संरचना है, वो सतत रूप से ना पाया जाकर एकांत रूप से टूटा फूटा पाया जा रहा है। और उस टूटे फूटे पाए जाने के क्रम में उसमें कुछ कई श्रेणियां पाई जाती है। उन श्रेणियों के यदि हम नाम की देखें तो सबसे पहले कौन सी श्रेणी पाई जाती है इसमें, काराकोरम श्रेणी। यह ट्रांस हिमालय हिमालय का नाम हो गया। उस हिमालय के अंतर्गत आपको कई श्रेणियां पढ़नी है, और वो श्रेणियां कौन सी है, पहली काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। दूसरी श्रेणी रहेगी लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तीसरी श्रेणी कौन सी रहेगी इसमें, जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। चौथी श्रेणी रहेगी इसमें तिब्बत के साथ में कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी। देखो यहां समझने वाली बातें क्या है, यहां समझने वाली बातें ये है कि जो काराकोरम श्रेणी है वो सब पार्ट है ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय श्रृंखला एकांत रूप में ना पाए जाकर ये टूटे फूटे रूप में पाई जाती है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक ऐसे रूप में पाई जा रही है, एकांत रूप से ना पाए जाकर टूटे फूटे रूप में पाई जाइए। और उनके किन किन नामों से जाना जाता है, तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, और तिब्बत में कैलाश श्रेणी। इनको भी अब पूरे तरीके से सही ढंग से पढ़ना पड़ेगा भाई क्या क्या है। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे इस काराकोरम श्रेणी के बारे में। ट्रांस हिमालय की पहली श्रेणी काराकोरम श्रेणी। और काराकोरम श्रेणी की यदि हम बात करें तो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत क्या क्या चीज आती है, ट्रांस हिमालय की हमने 4 श्रेणियां देखी, और उन 4 श्रेणियों में हमने सबसे पहले क्या देखा कि ट्रांस हिमालय, उस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। और उसी का ही एक सब पार्ट हम पहले पढ़ रहे हैं, ट्रांस हिमालय का सब पार्ट काराकोरम श्रेणी। और उस काराकोरम श्रेणी की यदि मैं महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करूं तो इसकी विशेषताएं क्या है, तो काराकोरम श्रेणी आपको पता है हिमालय की सबसे उत्तरवर्ती श्रेणी है, हिमालय की सबसे उत्तरवर्ती श्रेणी, उत्तरवर्ती श्रेणी। अर्थात जो सबसे उत्तर में पाई जाएगी वो कौन सी श्रेणी है, ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी। साथ ही में यदि बात करूं तो इस काराकोरम श्रेणी को, इस काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। अब ये कहने वाले व्यक्ति कौन है, एक स्वेन हेडन नाम के व्यक्ति थे। स्वेन हेडन ने क्या कहा था कि काराकोरम श्रेणी क्या है, उच्च एशिया की रीढ़ है। किसने कहा ये काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़, स्वेन हेडन नामक व्यक्ति ने। अब क्यों कहा, क्योंकि जब हिमालय इनिशियली टकराया था, जब सबसे पहली बार टक्कर हो रही है ना, वो टक्कर काराकोरम श्रेणी के रूप में हो रही है। अर्थात जो पूरा जो हिमालय का बेस टिका हुआ है वो काराकोरम श्रेणी पर टिका हुआ है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, स्वेन हेडन ने इसे काराकोरम श्रेणी को एक संज्ञा दी है, और वो क्या है, उच्च एशिया की रीढ़। साथ ही यदि हम बात करें काराकोरम श्रेणी, तो काराकोरम श्रेणी आपको पता है इस समय पीओके वाले क्षेत्र का विवादित हिस्सा है। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी रहेगी, K2, जिसको आप किस नाम से जानते हो, गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी आप जानते हो, गार्डविन ऑस्टिन। जो K2 है जो वर्तमान में पीओके वाले क्षेत्र में है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। भाई ये क्षेत्र पीओके का क्षेत्र का मतलब यहाँ पर क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब उस क्षेत्र में K2 चोटी है जिसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर।
तो हम तो यही कहेंगे कि ये भारत के क्षेत्र का हिस्सा है। कारण उसका, क्योंकि हम क्यों माने कि ये भारत के क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि भारत को जम्मू कश्मीर का पूर्णतः विलय किया था हमने। तो POK वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस चोटी को हम हमारे अंतर्गत ही मानते हैं। तो गार्डविन ऑस्टिन जो वर्तमान में POK वाले क्षेत्र में है, तो यहाँ पर क्या है कि जो गार्डविन ऑस्टिन है, ये गार्डविन ऑस्टिन कहाँ स्थित है, ये वर्तमान के POK वाले क्षेत्र में, वर्तमान के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। तो सबसे ऊंची चोटी तो आपको पता है कौन सी है, यहाँ पे यही है। लेकिन यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है, अर्थात POK वाले क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा भी यहाँ पर कई अन्य चोटियां हैं जो काराकोरम श्रेणी की। जो मैं अन्य चोटियों की बात करूं तो अन्य चोटियों में आपको पता है यहाँ पे कौन कौन सी आएगी। अन्य चोटियां हैं मासेर ब्रूम, मासेर ब्रूम, गासेर ब्रूम, गासेर ब्रूम, हारमोस, सासीर व एलिंग कंगरी, एलिंग कंगरी, ऐसी कुछ चोटियां पाई जाती है काराकोरम श्रेणी का। यदि हमने कुछ पोस्टमार्टम रूप देखा तो यहाँ पे आपको पता है कि हिमालय की सबसे उत्तरतम श्रेणी है, अर्थात सबसे उत्तर में आपको हिमालय की जो श्रृंखला दिखाई देगी वो कौन सी दिखाई देगी, उत्तर में आपको पता है वो कौन सी श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी। अब काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा था स्वेनेडन ने। कारण क्या था उसका, क्योंकि रीढ़ है वास्तव में ये। उसका भी पीछे कारण देखिए हम, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जब टकराव हुआ था, उस टकराव का परिणाम यहाँ पर क्या निकल के आया हमारे सामने कि पूरा बेस जो टिका हुआ है इस हिमालय का, वो किस पर टिका हुआ है, काराकोरम श्रेणी के ऊपर। फिर हमने यहाँ देखा काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गार्डविन ऑस्टिन, जिसको कि आप यहाँ पर K2 के नाम से भी जानते हो, जिसकी ओवरऑल हाइट कितनी है 8611 मीटर, वर्तमान में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ अन्य चोटियां देखी, जैसे मासेर ब्रूम है, गासेर ब्रूम है, हरमोस है, सासीर है, एलिंग कंगरी है। ऐसी कुछ क्या पाई जाती है यहाँ पर, चोटियां पाई जाती है। साथ ही में यदि बात करूं कि अन्य चोटियों को मैंने आपको नाम बताया, यहाँ पर कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पर, ग्लेशियर पाए जाते हैं। कौन से, जैसे सासाइनी ग्लेशियर है और सियाचिन, सियाचिन हिमनद है, जो कि वर्तमान में विवादित विषय है। हिमनद क्या है यहाँ पे, हिमनद है। अब देखिए हिमनद, इन हिमनदों का जो सियाचिन हिमनद है, ये सियाचिन हिमनद थोड़ा विवादित है। अब उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि यह उस क्षेत्र में स्थित है जिस क्षेत्र पर भारत अपना पूर्णतः अधिकार नहीं प्रदर्शित कर रहा। तो काराकोरम श्रेणी के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि काराकोरम श्रेणी का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है पूर्णतः। उसके अलावा काराकोरम श्रेणी की प्रमुख चोटियां कौन सी है, प्रमुख चोटी कौन सी है यहाँ पे, K2, जिसको कि आप गॉर्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हो। अन्य चोटियां कौन सी है, जैसे आपसे देगा कि मासेर ब्रूम, गासेर ब्रूम, हरमोस, सासीर, एलिंग कंगरी निम्नलिखित में से किस हिमालय की चोटियां हैं। मिक्स करके कुछ भी पूछ सकता है। साथ ही यहाँ पे स्वेनेडन ने काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा तो ऑप्शन दे देगा। साथ ही आपको सबसे उत्तरतम श्रेणी कौन सी है, तो कौन सी है वो, काराकोरम। इसमें कौन से हिमनद पाए जाते हैं, सियाचिन और सासाइन हिमनद पाए जाते हैं। साथ में अगले पॉइंट की बात करूं तो आपके सामने है लद्दाख श्रेणी। दूसरी जो श्रेणी बताई मैंने आपको वो कौन सी है, लद्दाख श्रेणी। ये देखिए मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे कि 4 श्रेणियां मूलतः हमें पढ़नी है इसमें, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और तिब्बत में स्थित कैलाश श्रेणी। यदि हम कैलाश यहाँ पर लद्दाख श्रेणी की बात करें तो इस लद्दाख श्रेणी के भी महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है आप देखिए यहाँ पर कि लद्दाख श्रेणी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या आ जाएगा कि काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में, काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित, दक्षिण में स्थित श्रेणी कौन सी है, लद्दाख श्रेणी। यह कहाँ अवस्थित है, लद्दाख में। साथ में बात करूँ कि इसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोसी। देखो महत्वपूर्ण याद रखना क्योंकि ये सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी भी है, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी।
सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी भी है ये, और सबसे ऊंची चोटी भी है। किस श्रेणी की? लद्दाख श्रेणी की। साथ ही में अन्य चोटी की बात करूं तो एक अन्य चोटी और है जिसको किस नाम से जाना जाता है? गुरला मांदता। एक अन्य चोटी कौन सी है? गुरला मांदता। इसका मतलब क्या हुआ कि लद्दाख श्रेणी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, और काराकोरम श्रेणी के जो दक्षिण में स्थित लद्दाख श्रेणी, लेकिन लद्दाख श्रेणी के उत्तर में क्या स्थित है? काराकोरम श्रेणी है। अब इस काराकोरम श्रेणी के बाद ये लद्दाख श्रेणी है, इसकी जो प्रमुख चोटी कौन सी है? लद्दाख की राकापोसी। राकापोसी दो वजह से फेमस है। एक तो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि ये लद्दाख श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण चोटी है, लेकिन इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी भी है। जो राकापोसी है विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, अर्थात इसका जो स्लोप है वो 90 डिग्री के एंगल के आसपास से होकर जा रहा है, जैसे आप वहां पर चढ़ नहीं सकते। इसके अन्य दूसरी चोटी कौन सी है यहाँ पर? गुरला मांदता। फिर यदि मैं यहाँ पे बात करूं कि अन्य चोटी गुरला मांदता है, लेकिन लद्दाख श्रेणी के उत्तर में आपको एक शहर दिखाई देगा जिसे लेह के नाम से आप जानते हो, और इस लद्दाख श्रेणी से ही कौन सी नदी जाती है? सिंधु नदी। लद्दाख श्रेणी से ही कौन सी नदी जाती है? सिंधु नदी जाती है। सिंधु नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कौन सी श्रेणी रहेगी? लद्दाख श्रेणी। उसके बाद अगली श्रेणी है जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी? जास्कर श्रेणी। अब आपको पता है जास्कर श्रेणी की यदि हम बात करें आगे कि जास्कर श्रेणी में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं आपको ये बता चुका कि सबसे पहले आपको हिमालय, हिमालय में भी मैंने आपको बताया कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। उस हिमालय में भी, उस ट्रांस हिमालय के भी सभी हिमालय पाए जाए, जिनमें से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। तो हमने उस काराकोरम श्रेणी को देख लिया, लद्दाख श्रेणी को देखा, अब बात कर रहे हैं जास्कर श्रेणी की। तो जास्कर श्रेणी का पहला पॉइंट तो यह है कि भाई लद्दाख श्रेणी के ये दक्षिण में है, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, स्थित श्रृंखला। साथ ही में यदि बात करूं कि जास्कर श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो आपको पता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेत। कौन सी? कामेत जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही में कहूं कि जास्कर श्रेणी में, जास्कर श्रेणी व लद्दाख श्रेणी, व लद्दाख श्रेणी के मध्य से होकर, श्रेणी के मध्य से होकर एक नदी प्रवाहित होती है, और उसे किस नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी के नाम से। किस नाम से? सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है, सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। ये आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पता होना चाहिए। फिर हम आगे की बात करें यदि, तो हमें आगे का पॉइंट क्या पता होना चाहिए यहाँ पे कि इसका जो अगला पॉइंट है वो किस रूप में है। सब जो मैंने हिमालय बताया आपको किसका? ट्रांस हिमालय का। तो अगला पॉइंट कौन सा है? कौन सा? कैलाश श्रेणी। कौन सा है यहाँ पे? कैलाश श्रेणी। हम बात करें केवल और केवल ट्रांस हिमालय की, तो कैलाश श्रेणी इसका क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट। अब इस कैलाश श्रेणी का जो विस्तार है वो आपको कहां पाया जाएगा? तिब्बत में। कैलाश श्रेणी कहां पाई जाती है? तिब्बत वाले रीजन में पाई जाती है कैलाश श्रेणी। अब इस कैलाश श्रेणी की यदि ओवरऑल विस्तार की बात करूं तो कैलाश श्रेणी का मूल विस्तार तिब्बत में पाया जाता है, और इसका जो भारत में नाम कैलाश श्रेणी है, लेकिन यदि मैं तिब्बती नाम की बात करूं तो इसका तिब्बत में मूल नाम क्या है? तो इसका तिब्बत में मूल नाम पाया जाता है गंग रिपोचे। गंग रिपोचे, अर्थात इसका जो तिब्बती भाषा में जो नाम है वो कौन सा है? गंग रिपोचे। इसके कई अन्य नाम और हैं कैलाश श्रेणी के जिनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, और वो अन्य नाम यहाँ पर क्या दिखाई देते हैं आपको? अष्ट पर्वत, अष्ट पर्वत, गण पर्वत और रजत गिरी। गण पर्वत और रजत गिरी। इस कैलाश श्रेणी के जो अन्य नाम आपको दिखाई देते हैं वो कौन से हैं यहाँ पे? रजत गिरी, अष्ट पर्वत, गण पर्वत। साथ इसका मूल नाम क्या है? तिब्बत में गंग रिपोचे। ये क्या है? ये तिब्बती भाषा का नाम है। ये कौन सा? तिब्बती भाषा का नाम है।
मूल नाम गंगरीपोचे और तिब्बत में ये स्थित है। यदि मैं बात करूं कैलाश श्रेणी की, तो कैलाश श्रेणी की महत्वपूर्ण विशेषताएं यहाँ पे यह है कि सिंधु और सतलज नदियों का यहाँ पर क्या है, उद्गम क्षेत्र है। तो इस कैलाश श्रेणी के क्रमशः पश्चिमी व दक्षिणी भाग में, पश्चिमी व दक्षिण भाग में क्रमशः मानसरोवर व राकस्ताल झील पाई जाती है। मानसरोवर व राकस्ताल झील पाई जाती है। राकस्ताल झील, इसे राक्षसताल झील भी कहते हैं। इसे राक्षसताल झील भी कहते हैं। यहाँ कहने का आशय क्या है कि हमने कैलाश श्रेणी के बारे में पढ़ा है कि इसका जो मूल नाम है वो गंगरीपोचे है, तिब्बत में स्थित है। अष्ट पर्वत, गण पर्वत और रजतगिरी इसकी क्या है, अन्य नाम है। यदि मैं इसके पश्चिम और दक्षिण की बात करूं तो इसमें मानसरोवर व राकस्ताल झील स्थित है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन झीलों से ही सिंधु नदी व सतलज नदी, साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी जैसे नदियों का उद्गम स्रोत है। नदी के उद्गम स्रोत है ये। अर्थात ये जो महत्वपूर्ण नदियां भारत को पानी प्रोवाइड करवाती है, उन नदियों का जो मूल स्रोत है वो कौन से हैं, कौन सा, मानसरोवर झील व राकस्ताल झील है। तो ये इतने पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एक बार वापस से रिवीजन करते हैं हम। और वापस से रिवीजन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो ट्रांस हिमालय, इस ट्रांस हिमालय की 4 सीरीज, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और तिब्बत में कौन सी, कैलाश श्रेणी। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो इस काराकोरम श्रेणी के सबसे उत्तर में स्थित है, हिमालय की सबसे उत्तरवर्ती श्रेणी है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ का स्वेन ने काराकोरम श्रेणी सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन जो कि पीओके में स्थित है। इसमें अन्य कुछ चोटियां हैं, मासेरब्रूम, गासेरब्रूम, हरमोज, सासिर और एलिंकंगरी। इस श्रृंखला के अंतर्गत ही कुछ हिमनद पाए जाते हैं, सासाइनी हिमनद व सियाचिन हिमनद। फिर यदि मैं आगे बात करूं लद्दाख श्रेणी की, तो लद्दाख श्रेणी काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। इस लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राकापोसी, जो कि सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी भी है। साथ ही में अन्य चोटी की बात करूं तो गुरला मांदता और लद्दाख श्रेणी से ही सिंधु नदी का प्रवाह होता है। यदि मैं अगले पॉइंट की तरफ जाऊं तो जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कामेत, और जास्कर श्रेणी व लद्दाख श्रेणी के मध्य भाग से होकर सिंधु नदी प्रवाहित होती है। फिर यदि मैं कैलाश श्रेणी की बात करूं तो इसका मूल नाम क्या है, गंगरीपोचे, तिब्बत में स्थित है। इसको अष्ट पर्वत, गण पर्वत, रजतगिरी व स्वर्णगिरी के नाम से भी जानते हैं। स्वर्णगिरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। साथ में यदि बात करूं कि पश्चिमी व दक्षिणी भाग में क्रमशः मानसरोवर व राकस्ताल झील स्थित है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे कुछ प्रेरणादायी, जीवनदायी नदियों का उद्गम होता है, जैसे सिंधु और सतलज नदी, साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी इसी श्रेणी से होता है। तो ये केवल और केवल ट्रांस हिमालय की बातें हैं। हिमालय का हमने जो विस्तार से पढ़ा था, जब हमने केवल और केवल यहाँ पर क्या देखा, अभी ट्रांस हिमालय की 4 सब श्रेणियों के बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। साथ ही में यदि आगे चलूं तो आगे हमें पढ़ना है महान हिमालय, अर्थात जो एकांतर रूप से फैला हुआ है, सबसे ऊंचा हिमालय, इसे ही किस नाम से जाना जाता है, महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब आप देखिए इस महान हिमालय के अंतर्गत इस महान हिमालय की विशेषताएं क्या है कि ये एकांतर रूप से, सतत रूप से फैला हुआ हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये क्रमशः पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। पश्चिम में कहां से, नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरुआ पर्वत तक ये फैला हुआ है। कहां तक, नामचा बरुआ पर्वत तक फैला हुआ है ये, देखिए। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि ये सतत रूप से पाया जाता है, इसमें कहीं पर भी कोई भी जोड़ तोड़ नहीं है। इसकी मूल विशेषताएं क्या है ये, यदि मैं महान हिमालय की बात करूं तो ये सतत रूप में लगभग 2400 किलोमीटर में होकर फैला हुआ है।
और इस 2400 किलोमीटर में फैला हुआ। लेकिन इसका पूर्व की तरफ यदि हम देखें तो नामचा बरवा, और पश्चिम की तरफ आप देखें तो ये नंगा पर्वत से शुरुआत होता है पश्चिमी भाग की तरफ, और पूर्वी भाग की तरफ यदि हम देखेंगे तो नामचा बरवा तक स्थित है। यदि मैं बात करूं कि इसका जो पूर्वी भाग है इसकी ऊंचाई ज्यादा है, इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी यहाँ पर क्या है, इसकी हाइट ज्यादा है, जबकि जो इसकी विड्थ अर्थात जो चौड़ाई है वो चौड़ाई यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वहीं इसके अपोजिट जैसे ही ये जो हिमालय है, महान हिमालय, ये पश्चिम की तरफ जाता है तो इसकी वहां पर जो चौड़ाई है वो अधिक हो जाती है और ऊंचाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि इसकी हाइट है, जो हाइट तो यहाँ पर क्या हो गई, कम हो गई, और जो इसकी विड्थ है अर्थात जो चौड़ाई है वो चौड़ाई क्या हो गई, यहाँ पर ज़्यादा हो गई। यहाँ पर ये लगभग 500 किलोमीटर में होकर फैला हुआ मिलेगा आपको कहीं कहीं पर, लेकिन आगे जाकर इसकी जो हाइट है, हाइट तो यहाँ पर बढ़ती रहेगी और जो इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती चली जाएगी। यदि मैं और कुछ विशेषताओं की बात करूं तो ये हिमालय केवल और केवल ये क्लाइमेटिक डिवाइडर नहीं है, ये साथ ही सांस्कृतिक विभाजक भी कहलाता है, संस्कृतियों का विभाजन भी करता है। ये आपको पता है कि भले ही कि विश्व के अन्य जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जलवायु दशाओं के लिए अक्षांश जिम्मेदार होते होंगे, लेकिन भारत जैसे देश के लिए अक्षांश जिम्मेदार नहीं होते। ये हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखला जलवायु दशाओं के लिए जिम्मेदार होती है। ना तो ये अधिक ठंड पड़ने देती है और ना ही अधिक ये गर्मी पड़ने देती है। ठंड के समय साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती है उनको ये रोक कर बैठ जाता है, आगे नहीं आने देता, जिससे आप देखिए कि भारतीय जो 23.5 डिग्री अक्ष का जो समानांतर रेखाएं जाता ही है उसके ऊपर भी यदि आप जाते चले जाओगे लगभग 30 डिग्री अक्षांश रेखाओं पर भी, यदि आप 30 डिग्री अक्षांश रेखाओं पर विश्व के किसी अन्य गोलार्ध की स्थिति देखोगे तो वहां पर मामला खराब है, बर्फ जमी जाती है। लेकिन भारत में क्या है, हिमालय की वजह से 30 डिग्री अक्षांश पर भी क्या रहती है, वहां पर अच्छा खासा एक तापमान देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि केवल और केवल ये जलवायु विभाजक ना होकर अर्थात ये क्लाइमेटिक डिवाइडर ना होकर ये कल्चरल डिवाइडर भी है अर्थात सांस्कृतिक विभाजक भी है, और ये भारतीय मौसम को अनुकूलता प्रदान करता है। जलवायु विभाजक के साथ साथ ही क्या है, सांस्कृतिक विभाजक भी है, सांस्कृतिक विभाजक भी है। यदि मैं और विशेषताओं की बात करूं तो पूर्वी हिमालय की तरफ वर्षा की मात्रा अर्थात जो टेम्परेचर का मान रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, और रेनफॉल की जो मात्रा रहेगी वो भी ज़्यादा रहेगी, अर्थात तापमान और वर्षा की मात्रा पूर्वी हिमालय की तरफ आपको अधिकांश मात्रा में दिखाई देगी। वहीं जब आप पश्चिमी हिमालय की तरफ जाते हो तो वहां पर आपको तापमान भी डाउन देखने को मिलेगा और रेनफॉल भी कम देखने को मिलेगा। यदि मैं कहूं कि इस भाग की तरफ अर्थात कौन सा भाग, पूर्वी भाग की तरफ, इस पूर्वी भाग की तरफ जो आपको हिमालय दिखाई देगा, इस हिमालय में आपको वनस्पति अर्थात वेजिटेशन भी अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलेगी। वनस्पति भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे कौन से एरिया में, जैसे ही आप पश्चिमी भाग की तरफ आओगे तो इस पश्चिमी भाग की तरफ आपको यहाँ पर वनस्पति आपको कम दिखाई देखने को मिलेगी। देखिए महान हिमालय की हम कुछ विशेषताओं को देख रहे हैं। इस महान हिमालय की विशेषताओं में हमने ये देखा कि 2400 किलोमीटर में सतत फैला हुआ है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है, पूर्वी भाग की तरफ ऊंचाई ज़्यादा है परंतु चौड़ाई कम है, पश्चिमी भाग की तरफ ऊंचाई कम है परंतु चौड़ाई ज़्यादा है, पश्चिमी भाग की तरफ तापमान आपको कम देखने को मिलेगा, पूर्वी भाग की तरफ आपको तापमान एक अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलेगा। यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है, यहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है। यहाँ वनस्पतियों का अच्छी खासी मात्रा में विकास देखने को मिलता है, यहाँ वनस्पतियों का अच्छी खासी मात्रा में विकास देखने को नहीं मिलता। कारण उसका क्योंकि अक्षांशीय स्थिति के साथ साथ ही यहाँ पर जो वहाँ की स्थानीय दशाएं हैं वो भी सपोर्ट कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि ये जलवायु विभाजक के रूप में कार्य कर रहा है। विश्व के अन्य देशों में आपको पता है कि जलवायु विभाजक का काम करते हैं अक्षांश, लेकिन भारत देश आपको पता ही है कि यूनिक पर्सनालिटी रखता है अपने आप में ही। तो भारत के जलवायु विभाजक के लिए कौन जिम्मेदार है यहाँ पर, हिमालय, अर्थात हिमालय की मैंने आपको कुछ विशेषताएं बताई कि 30 डिग्री अक्षांश पर
अधिकांश जितने भी देश हैं वहाँ सर्दियों में क्या पड़ने लग जाती है, बर्फ पड़ने लग जाती है, लेकिन भारत में बर्फबारी स्थिति नहीं देखने को मिलती। कारण उसका क्योंकि साइबेरिया से जितने भी जो ठंडी पवनें आती है उनको रोक कर कौन बैठा रहता है, हिमालय रोक कर बैठा रहता है। और कुछ विशेषताओं की यदि मैं बात करूं तो आपको पता है कि हिमालय में कुछ चोटियां पाई जाती है। हिमालय में क्या पाई जाती है, कुछ महत्वपूर्ण चोटियां पाई जाती है। उन चोटियों की मैं कुछ विशेषताओं की बात करूं तो आपको पता है कि हिमालय की कुछ चोटियां, हिमालय की कुछ चोटियां, तो आपको यहां पता होना चाहिए हिमालय की कुछ चोटियां, जैसे हिमालय की कुछ चोटियां। यदि मैं उन चोटियों की बात करूं तो आपको कुछ एक चोटियों के बारे में पता होना चाहिए। ये कतई आवश्यक नहीं है कि आप सारी चोटियां याद करो, लेकिन फिर भी आपको, जैसे सबसे ऊंची चोटी आपको पता है पाई हिमालय के अंतर्गत पाई जाती है और महान हिमालय के अंतर्गत पाई जाती है, लेकिन भारत में नहीं है। वो कौन सी है, एवरेस्ट। कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। और ये जो माउंट एवरेस्ट है, इस एवरेस्ट की जो कुल हाइट कितनी है, 8,848 मीटर या 8,850 मीटर। साथ में यदि बात करूं दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये भारत में स्थित नहीं है, ये कहाँ स्थित है, नेपाल में। और इसका अन्य नाम क्या है, सागर माथा। इसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, सागर माथा के नाम से। फिर मैं यदि बात करूं दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो आपको पता है यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, वो कंचनजंगा। कौन सी है, कंचनजंगा, जिसकी कुल हाइट कितनी है, 8,598 मीटर। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और चोटी देखने को मिलेगी, और वो कौन सी है, मकालू, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,481 मीटर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद एक और चोटी है जिसका नाम है धौलागिरी। क्या नाम है उसका, धौलागिरी। और इस धौलागिरी चोटी की हाइट कितनी है, लगभग 8,172 मीटर। उसके बाद एक और है जिसका नाम आप जानते हो, नंगा पर्वत। और उस नंगा पर्वत की जो कुल हाइट कितनी है, 8,126 मीटर। उसके बाद आपको एक और चोटी दिखाई देगी। आपको इन शीर्ष पांचों को तो याद ही रखना है, साथ ही आपको एक अन्नपूर्णा और है, और उस अन्नपूर्णा की जो हाइट कितनी है, लगभग 8,078 मीटर। साथ ही यदि मैं बात करूं नंदा देवी, तो नंदा देवी चोटी की आपकी हाइट पता होनी चाहिए कि 7,817 मीटर है। और एक और महत्वपूर्ण चोटी जो कि पूर्व में पाई जाती है, नामचा बरवा, जिसकी कितनी है, लगभग 7,756 मीटर। मतलब आपको हिमालय में और कुछ पता हो या ना हो, लेकिन आपको हिमालय की जो सर्वोत्तम चोटियां हैं इनके बारे में अवश्य पता होना चाहिए कि हिमालय की कौन कौन सी चोटियां पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट समझने की आवश्यकता है। आपने पढ़ा केटू, और केटू कौन सी है, काराकोरम श्रेणी की, काराकोरम की, ठीक है। आपने पढ़ लिया कि भाई केटू तो किसकी है, काराकोरम श्रेणी की है। लेकिन आपने यहाँ पढ़ा कंचनजंगा, कंचनजंगा। फिर आपने यहाँ क्या पढ़ा, एक और पॉइंट यहाँ पे, एवरेस्ट। तो अब इनमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताइए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, आपका ऑप्शन होना चाहिए केटू। कारण उसका, क्योंकि उसकी हाइट कितनी है, 8,611 मीटर है। कितनी हाइट उसकी, लगभग 8,611 मीटर। साथ ही यदि मैं बात करूं कि ये भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी कंचनजंगा, 8,598 मीटर। लेकिन यदि हिमालय अर्थात महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट। लेकिन उस वो लोकेटेड कहाँ है, वो नेपाल में, जिसे किस नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब यहाँ क्या पॉइंट याद रखने हैं कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी केटू, गाढ़वी माउंटेन, लेकिन भारत में पूर्णतः स्थित वर्तमान समय में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। साथ ही यदि मैं बात करूं कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रश्न कहीं से भी घुमा फिरा कर पूछ ले, आपके पास में यहाँ क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए उस चीज का। तो इन चोटियों को आप सही तरीके से याद रखना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात आपको इन चोटियों का क्रम याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से क्रम में ये चोटियां पाई जाती है। फिर मैं यदि आगे बात करूं किस हिमालय की, तो
तो अगला जो हमारा हिमालय होगा वो कौन सा हिमालय आएगा हमारे सामने यहाँ पे? शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय आएगा यहाँ पे? लघु हिमालय। कौन सा? लघु हिमालय। सबसे पहले हमने देखा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की हमने चारों श्रृंखलाएं देख ली। ये देखिए, इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा यहाँ पे? काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। उसके बाद हमने 3 श्रृंखलाएं और पढ़नी है यहाँ पे हमें। वो कौन कौन सी है? ग्रेट हिमालयाज अर्थात महान हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। अर्थात ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। फिर यदि हम यहाँ बात करें कि कौन कौन से हिमालय के बारे में पढ़ लिया हमने आपको कि काराकोरम श्रेणी, ट्रांस हिमालय की इन चारों सीरीजों के बारे में पढ़ लिया हमने। ग्रेट हिमालयाज के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे लेसर हिमालय या लघु हिमालय की। तो इस लघु हिमालय की कुछ विशेषताओं की यदि मैं बात करूं तो इसकी जो औसत ऊंचाई पाई जाती है वो लगभग आपको औसत जो हाइट देखने को मिलेगी वो औसत ऊंचाई मिलेगी आपको 1500 से लेकर केवल और केवल 4500 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि नाजी में तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। जहां आप औसत ऊंचाई हिमालय की 6000 मीटर की बात कर रहे थे और यहाँ आप कितनी पर आ गए? 4500 मीटर पर। मतलब क्या है कि ये हिमालय का निर्माण बाद में हुआ था। उसमें मैंने आपको बताया कि ये जो भ्रंश घाटियों का निर्माण हो रहा था, सबसे पहले ITSZ, इंडो तिब्बतन सुचर जोन। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में ITSZ, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में MCT, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में MBT, उत्तर के विशाल मैदान और शिवालिक हिमालय के बीच में HHF अर्थात हिमालयन फ्रंटल फोल्ट। ये हिमालय बनने के क्रम में तीसरे नंबर पर नंबर आया किसका? लेसर हिमालय का। तब तक प्लेटें एक दूसरे से टकरा चुकी थी और इसी क्रम में हाइट बढ़ी है इनकी, लेकिन एक औसत ऊंचाई से भी निम्नतम ऊंचाई पर। और उस क्रम में इनकी हाइट क्या बढ़ी है? लगभग 1500 मीटर से लगभग 4500 मीटर के बीच में। यदि मैं इस हिमालय की विशेषताओं की बात करूं तो ये हिमालय टुकड़ों में पाया जाएगा। ये देखिए, टुकड़ों में पाया जा रहा है। आपको यहाँ एकांतर रूप से केवल और केवल एक हिमालय दिखाई देगा और वो कौन सा है? महान हिमालय। यहाँ टुकड़ों में पाया जा रहा है। देखिए, ये रहा, फिर ये रहा, ये रहा, ये रहा, ऐसे करके किस में पाया जा रहा है? ये टुकड़ों में पाया जा रहा है। इसी वजह से इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी, मसूरी श्रेणी, मसूरी श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। मतलब क्या है ये कि आपको ये जो हिमालय दिखाई देगा वो एकांतर रूप से ना दिखाई देकर आपको ये टूटे हुए टुकड़ों के रूप में दिखाई देगा। अब इसीलिए इसे अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, मसूरी, नागटिब्बा श्रेणी। और ये अलग अलग जगह इसे अलग अलग नाम से जाना जा रहा है। साथ ही यदि मैं बात करूँ इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर अर्थात 1500 से 4500 मीटर। यदि मैं और तथ्यों की बात करूं तो ये जो लघु हिमालय है, इस हिमालय के अंतर्गत आपको कुछ जो हिल स्टेशन दिखाई देंगे। कौन से स्टेशन? हिल स्टेशन। अब वो हिल स्टेशन कौन से हैं आपको पता है? कुल्लू, मनाली, शिमला, नैनीताल, नैनीताल, दार्जिलिंग, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, दार्जिलिंग। आपको पता है यहाँ पर पहाड़ों की रानी मसूरी दिखाई देगी आपको, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे नागटिब्बा दिखाई देगा आपको। इसका मतलब यहाँ क्या है? यहाँ पर कौन से क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं आपको कि जो हिल स्टेशन शिमला, कुल्लू मनाली, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, यहाँ पर ऐसे कुछ चीज़ें दिखाई देगी। रानीखेत व
अल्मोड़ा, अल्मोड़ा। ऐसे कुछ आपको हिल स्टेशंस दिखाई देंगे। यहाँ आपको कुछ मैदान दिखाई देंगे जिसको कि आप सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से भी जानते हो। मतलब क्या है, ये घास के मैदान है। यहाँ आपको क्या दिखाई देगी, आपको सोनमर्ग व गुलमर्ग के मैदान, सोनमर्ग व गुलमर्ग के मैदान आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। और इसको किस नाम से जाना जाता है, ये घास के मैदान है, घास के मैदानों के नाम से जाना जाता है। देखिए इस जो हिमालय है, इस हिमालय की यूनिक विशेषताएं क्या है कि यहाँ पर आपको एक ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आपको मैं 8,000 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ दूँ तो वहाँ आप ऑक्सीजन लेने के लिए तरस जाओगे। इसका मतलब क्या है, घूमने वाले स्थान यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपके ऐसी हाइट है कि आप यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अपना जीवन सस्टेन कर सकते हो। साथ के साथ ये टूटा हुआ हिमालय है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ यहाँ पर कुछ हिल स्टेशंस पाए जाते हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसे कुछ यहाँ पर मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ घाटियाँ पाई जाती है, जैसे फूलों की घाटी, काठमांडू की घाटी। ये घाटियाँ कहाँ पाई जाएगी आपको, ये घाटियाँ इसी हिमालय के अंतर्गत पाई जाएगी। जैसे फूलों की घाटी है, और एक घाटी कौन सी है यहाँ पर, काठमांडू की घाटी है। जम्मू की घाटियाँ यहाँ पर आपको पाई जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको घाटियाँ भी दिखाई देगी, लेकिन ये कम हाइट की होने के कारण यहाँ पर डेस्टिनेशन वे जो पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है, जैसे पर्यटक यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलते हैं। फिर हमारे पास हिमालय का एक अंतिम विभाजन और बच रहा है, और वो कौन सा हिमालय है, शिवालिक हिमालय। अब देखो इस भाई साहब को आप हिमालय कहो या ना कहो कोई दिक्कत नहीं है, कारण उसका क्योंकि इसमें हिमालय जैसे कुछ यूनिक लक्षण है ही नहीं। शिवालिक हिमालय की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ये सबसे दक्षिण में स्थित है। यदि मैं बात करूं तो शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिणतम हिमालय है। शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिणतम हिमालय है, सबसे दक्षिणतम हिमालय है, सबसे दक्षिणतम हिमालय है। साथ ही मैं बात करूं इस हिमालय की कुछ विनियोग विशेषताएं, तो 900 मीटर से लेकर 1500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। औसत ऊंचाई, मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि इसकी यूनिक विशेषताएं क्या है कि 900 से लेकर 1500 मीटर इसकी हाइट पाई जाती है। इस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रृंखला है शिवालिक हिमालय। इस हिमालय को आप इस नाम से जान सकते हो कि जैसे पापा और पापा का बेटा। लेकिन आप यहाँ देखिए कि ये पापा हो गया और ये पापा का बेटा हो गया, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखिए कि इस हिमालय की मैं तुलना कर रहा हूँ किससे, ये तो पापा हो गए और ये पापा का बेटा हो गया। ये हो गया कौन, भाई, और ये हो गया छोटा भाई। आप इस एग्जाम्पल के थ्रू भली बात ही समझ सकते हो कि इस हिमालय की विशेषताएं क्या है। जैसे देखो मतलब क्या हुआ, आप बताइए कि इस पापा और बेटे में कितना डिफरेंस आ रहा है, और इसमें बड़े भाई और छोटे भाई में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ये पापा और बेटा कौन हो गए यहाँ पे, ये हो गया महान हिमालय, और ये बेटा यहाँ पे कौन निकल के आ जाएगा, शिवालिक हिमालय। कौन सा, शिवालिक नहीं, लघु हिमालय। लेकिन यदि मैं इस बड़े भाई और छोटे भाई की तुलना करूँ तो ये कौन सा हो गया, शिवालिक हिमालय छोटा भाई, और ये कौन सा हो गया, लघु हिमालय। इसका मतलब ये हिमालय से कद में कितना छोटा जा रहा है, इस अनुपात में हम हिमालय को समझ सकते हैं। फिर यदि मैं इस शिवालिक हिमालय की बात करूं तो इस शिवालिक हिमालय को कई जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस शिवालिक हिमालय के टूटन फूटन के कारण इसे कई जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गोरखपुर में इसे ढूंढवा के नाम से जानते हैं, गोरखपुर में ढूंढवा। साथ ही इसे पूर्व में चुरिया मुरिया के नाम से जानते हो, पूर्व में चुरिया व मुरिया, पूर्व में चुरिया व मुरिया। साथ ही इसको आप जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी के नाम से जानते हो, आप जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ी के नाम से, जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ी। अरुणाचल प्रदेश में आप इसे डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी के नाम से आप जानते हो। शिवालिक हिमालय की यदि मैं बात करूं तो शिवालिक हिमालय
600 से 1500 मीटर औसत ऊंचाई रखता है बस, केवल और केवल। हिमालय का सबसे दक्षिणतम भाग है। अब ये इतना टूटा फूटा हुआ है कि आप अगर ढूंढने भी जाओगे तो ये एकांतर रूप में आपको कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। ये क्या दिखाई देगा आपको, इसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गोरखपुर में इसे ढूंढवा के नाम से जानते हो, पूर्व में इसे चुरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है, जम्मू में इसे जम्मू पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे डाफला, मिरी और अबोर मिसमी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या निकल के आ रहा है कि जो हिमालय का हमने शुरुआत कहाँ से करी थी कि इसकी औसत ऊंचाई लगभग 8000 मीटर थी, और हम शुरुआत कहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ पे जाके हिमालय का जो एंडिंग पॉइंट है वो कौन सा है, शिवालिक हिमालय। अब आप देखिए शुरुआत, एक बार इस पॉइंट को वापस से समराइज करते हैं। हम किस रूप में पढ़ा था हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा था भाई ट्रांस हिमालय। क्या पढ़ा था यहाँ पे, ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय के बाद हमने एक और हिमालय पढ़ा था, वो हिमालय कौन सा था, महान हिमालय। उसके बाद हमने एक और हिमालय पढ़ा जिसको कि आप किस हिमालय के नाम से जानते हो, लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से, लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से, मध्य हिमालय के नाम से। उसके बाद हमने एक और हिमालय पढ़ा और वो कौन सा था, शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय, शिवालिक हिमालय। लेकिन हमने यहाँ इन हिमालयों के बीच में एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट नोट किया कि ये हिमालय जैसे ट्रांस हिमालय के बाद जैसे ही महान हिमालय आएगा तो इनके बीच में एक गहरी खाई दिखाई देगी। उस गहरी खाई को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ हमने क्या पढ़ा उसके बारे में कि ये किस नाम से जानी जाएगी, गहरी खाई ITSZ के नाम से जानी जाएगी। साथ ही हमने महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में एक गहरी खाई को पढ़ा, और वो गहरी खाई किस नाम से जानी जाएगी, MCT के नाम से। किस नाम से, MCT। साथ ही हमने लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में एक गहरी खाई को पढ़ा, और वो गहरी खाई कौन सी है, यहाँ पे यदि आप देखोगे तो MBT। कौन सी है वो, MBT, मैन बाउंड्री थ्रस्ट। उसके बाद यह मैंने आपको बताया कि ये उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर का विशाल मैदान। और इस उत्तर के विशाल मैदान की यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो उसके बाद आपको एक और खाई दिखाई देगी, और उस खाई को किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है HHF अर्थात हिमालयन फ्रंटल फोल्ट के नाम से भी उसे जाना जाता है। ये हमने हिमालय का विभाजन पढ़ा। फिर हमने यहाँ पे ये देखा कि इस हिमालय के विभाजन में हमने इस हिमालय का सब डिवाइडेशन और कर रखा है, और वो सब डिवाइडेशन किस रूप में कर रखा है भाई, इस ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कई श्रेणियाँ आती है। और वो श्रेणियाँ कौन कौन सी है, पहली श्रेणी है काराकोरम, दूसरी श्रेणी कौन सी है, लद्दाख, तीसरी है जास्कर, और चौथी कौन सी है, कैलाश श्रेणी। चौथी कौन सी, कैलाश श्रेणी। इनके बारे में हमने यूनिक पॉइंट पढ़े। फिर उसके बाद महान हिमालय का हमने संपूर्ण विस्तार जाना। विस्तार के साथ ही जो हमारी ये एग्जाम है, देखो पढ़ने को तो इनको कितना ही पढ़े जाओ आप, जितनी ज़्यादा बड़ी एग्जामों के लिए जैसे नेट वगैरह के लिए भाई आप और डीपली जा सकते हो इसके बारे में, लेकिन एक सामान्य जो एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने विस्तार कर लिया। भाई कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती है, पूर्व में कितना विस्तार है इसका, चौड़ाई ज़्यादा है, ऊंचाई कम है, रेनफॉल पर क्या प्रभाव पड़ता है, वर्षा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसको स्वेन एडन ने क्या कहा। उसके बाद हमने देखा इस मध्य हिमालय के बारे में, इसकी हमने फुल इंफॉर्मेशन कैच कर ली भाई, ये इंफॉर्मेशन क्या क्या थी। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, शिवालिक हिमालय के बारे में। और इस हिमालय के बारे में हमने क्या जाना कि इस हिमालय को यदि हिमालय ना भी कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बताइए कि जिस हिमालय की औसत ऊंचाई 8000 मीटर है और वहीं उस हिमालय को हम दूरबीन लेके घूम रहे हैं, भाई कहाँ है हिमालय, चलो हम हिमालय को ढूंढ लेते हैं। तो ये हमारा जो संपूर्ण विस्तार था वो किसका था, जो क्लास थी भारत के भौतिक प्रदेशों में। हमने सबसे पहले क्या देखा भाई, भारत का जो फिजिकल डिवाइडेशन है कितने पार्ट में किया गया है, और फिर हमने एक जो भौतिक प्रदेश थे वो कौन सा था, हिमालय, उसके बारे में हमने यहाँ पर
पढ़ा है और हिमालय का संपूर्ण तरीके से हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया। और इसके अलावा आपको केवल और केवल नोट्स पढ़ने हैं, या तो आप उनका हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए आपके, या हमसे आप हैंड रिटन नोट्स ले लीजिए। साथ के साथ हैंड रिटन नोट्स एज ए हार्ड कॉपी के रूप में, ना कि सॉफ्ट कॉपी के रूप में। और वैसे भी आप प्रिंटेड नोट्स भी ले सकते हो। साथ के साथ ही आपको एक स्टैंडर्ड बुक का फॉलो करना पड़ेगा। मतलब ये है कि पढ़ लीजिए, एक बार ही पढ़ लीजिए चीज़ों को, जिससे कि बार बार ना पढ़नी पड़े। अब रही बात इस हिमालय की क्लास की, तो आज की हिमालय की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सर सिडनी गैरल्ड बुराड के अनुसार हम हिमालय को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। ये जस्टिफाई कौन कर रहे हैं? सर सिडनी गैरल्ड बुराड। उन्होंने कहा कि आप हिमालय को इस तरीके से मत पढ़िए, आप हिमालय को किस तरीके से पढ़िए मैं बताऊंगा। अब उनसे भी पूछ लेते भाई वो किस रूप में बता रहे हैं हिमालय का विभाजन। तो आप उनसे आगे आप जो पूछेंगे सिडनी गैरल्ड बुराड से, वो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और एक्सीलेंट ज़िंदगी जीते रहिए। धन्यवाद बच्चों।